प्रिय विद्यार्थियों, पिछले आपके ई व्याख्यान में कर नियोजन की समस्याओं की तरफ अपन ने बढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि मकान किराए भत्ते के संबंध में अगर अपने को छूट लेनी हो और इसी तरह से कर्तव्य पालन हेतु बहुत सारे भत्ते प्राप्त होते हैं, अगर उनके संबंध में कर मुक्ति चाहते हैं तो इसी तरह से चिकित्सा व्ययों के संबंध में भी कर मुक्ति के लिए कुछ शर्तें दी हुई हैं। उन शर्तों का पालन करना पड़ता है नियोजन के दौरान। जैसे अगर कर्मचारी सरकारी अस्पताल में अपना या अनुमोदित अस्पताल में इलाज करवाता है तो उसके सारे खर्चे रियम्बर्सेबल या क्षतिपूर्ति योग्य होते हैं। लेकिन यदि कर्मचारी सरकारी अस्पताल अथवा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, जिसको अनुमोदित अस्पताल कहते हैं, में इलाज नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 15,000 रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति के संबंध में कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलता। तो ये कर नियोजन करते समय इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आगे है अवकाश ग्रहण करने पर मिलने वाले भुगतानों के संबंध में। एक गैर सरकारी कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति, पेंशन के बदले एक मुश्त राशि आदि भुगतान एक निश्चित सीमा तक ही कर मुक्त होते हैं। उससे अधिक राशि है तो वो कर योग्य होती है। ये सारी बातें अपन कर नियोजन के संबंध में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अगली समस्या एक हो सकती है प्लानिंग के दौरान स्वयं के रहने के काम में आने वाले मकान के संबंध में। अगर करदाता उस मकान में स्वयं रहता है तो उसका वार्षिक मूल्य, एक मकान का वार्षिक मूल्य 0 माना जाता है, लेकिन उसके संबंध में अन्य किसी तरह की और कटौती नहीं दी जा सकती। ब्याज की कटौती जरूर दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मकान के निर्माण के संबंध में अगर लोन लिया गया है तो 2 लाख रुपए तक की कटौती दी जा सकती है, उससे ज़्यादा कटौती नहीं दी जाएगी। अगली समस्या के रूप में देखते हैं अपन रिपेयर्स, इंश्योरेंस और किराया संग्रह, रेंट कलेक्शन के व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं मिलती। मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य में से केवल 30% की दर से प्रमाप कटौती दी जाती है तथा मरम्मत, बीमा और किराया संग्रह के व्ययों के संबंध में और फिर कोई कटौती नहीं दी जाती। 7वां पॉइंट इसका है नए वसूल हुए किराए के संबंध में। नए वसूल हुए किराए के संबंध में, जिसको अपन अनरियलाइज रेंट कहते हैं, वो राशि है जो किराएदार से वसूल नहीं हो पा रही है। इसके लिए मकान मालिक को ये साबित करना पड़ेगा कि इस राशि को वसूल करने के सारे प्रयास कर लिए और राशि वसूल अब नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में वार्षिक मूल्य की गणना करते समय प्राप्य अथवा प्राप्त किराए की राशि में से इसे घटा दिया जाता है। अगला पॉइंट समस्याओं का है रास की छूट के संबंध में। आप लोगों ने बीकॉम पार्ट सेकंड में देखा कि डेप्रिसिएशन के संबंध में छूट मिलती है, लेकिन उस छूट को लेने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। रास की छूट केवल भवन, मशीन, प्लांट और फर्नीचर तथा कुछ अमूर्त संपत्तियों जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट है,
इन पर डेप्रिसिएशन मिलता है, अन्य किसी मूर्त या अमूर्त संपत्ति पर नहीं। ये छूट लेने के लिए ये ज़रूरी है कि वो संपत्ति पूर्णतः करदाता की स्वयं की होनी चाहिए। उस संपत्ति का प्रयोग करदाता के द्वारा अपने व्यापार और पैसे के लिए किया जाना चाहिए। गत वर्ष में यदि इसका उपयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है तो जो निर्धारित दर है डेप्रिसिएशन की इस संपत्ति के संबंध में, उसके 50% के बराबर ही डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है। तो ये सारी बातें हैं जो डेप्रिसिएशन के संबंध में छूट लेने के लिए करदाता को पूरी करनी पड़ती हैं। अगली समस्या के रूप में 10th पॉइंट को देखते हैं, जिसमें है किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कोई पत्रिका है, ब्रोचर है, सोवनियर है, पंपलेट है आदि में विज्ञापन देने पर अगर करदाता कोई खर्चा करता है तो उसके संबंध में कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाती। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार नियोजन पर किए गए व्ययों के संबंध में भी केवल कंपनी करदाता को ही छूट मिलती है। अन्य करदाता अगर परिवार नियोजन के संबंध में कोई खर्चे करते हैं तो कोई छूट नहीं मिलती। 12वां पॉइंट समस्या के रूप में रहने के मकान के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ के संबंध में। आप लोगों ने बीकॉम पार्ट सेकंड में लॉन्ग कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ा, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही पूंजी लाभ दे रखे थे। तो यहाँ दिया हुआ है रहने के मकान के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ के संबंध में अगर करदाता छूट लेना चाहता है या कर मुक्ति चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। उसमें पहला है मकान निवास के लिए प्रयोग होना चाहिए। पहली बात यह है कि वो मकान उसके निवास के लिए प्रयोग होना चाहिए। उस मकान संपत्ति के हस्तांतरण से पूर्व 1 वर्ष भीतर अथवा बाद के 2 वर्षों के भीतर रहने के लिए कोई अन्य मकान खरीद ले या 3 वर्ष की अवधि तक, आगामी 3 वर्षों की अवधि तक कोई नया मकान बनवा ले, तो ऐसी स्थिति में उसको पूंजी लाभ के संबंध में कर मुक्ति मिलेगी, बशर्ते जितने पूंजी लाभ हुए हैं वो सारे के सारे वो विनियोग कर दे, इन्वेस्ट कर दे। यहाँ पूंजी लाभों से मुक्ति के संबंध में आप लोगों ने विगत की कक्षा में देखी होगी, कई जगह तो केवल पूंजी लाभ के बराबर राशि इन्वेस्ट करनी पड़ती है और कई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ शुद्ध प्रतिफल के बराबर राशि विनियोग करनी पड़ती है। तो करदाता को पूंजी लाभों के संबंध में कर मुक्ति मिल जाती है। तो नियोजन करते समय या प्लानिंग करते समय इन बातों के संबंध में ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से कृषि भूमि का हस्तांतरण करते हैं, पूंजी लाभ होते हैं, तो उसके संबंध में भी कुछ शर्तें दे रखी हैं। वो उन शर्तों की पूर्ति अगर करदाता करता है तो उसको छूट मिल जाएगी। उस कृषि भूमि का उपयोग उस कृषि भूमि को हस्तांतरण करने के पूर्व 2 वर्ष तक कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा हो और उस कृषि भूमि के हस्तांतरण की तिथि के बाद में 2 वर्षों के भीतर यदि करदाता नई कृषि भूमि खरीद ले तो वो कर मुक्ति का अधिकार रखता है, अन्यथा उसको कर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह से फिर अगली समस्या होती है भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूंजी लाभ। कई बार सरकार भूमि और भवन को, जिसमें व्यापार का काम चल रहा है या फैक्ट्री का काम चल रहा है, उसको अधिग्रहण कर लेती है, सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और मुआवजा देती है। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजी लाभ हुए हैं वो कर मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी उन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पूंजी लाभ का केवल वह भाग ही कर मुक्त होगा जिसका प्रयोग नई भूमि या भवन को खरीदने या बनवाने में किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में करदाता अगर दूसरी भूमि और भवन खरीद लेता है या बनवा लेता है
और पूंजी लाभ के बराबर राशि उसकी इन्वेस्ट हो जाती है या खर्च हो जाती है तो उसको पूरी कर मुक्ति मिल सकती है। फिर उसके बाद में अगली समस्या के रूप में पॉइंट आता है अपना, रहने के मकानों के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ होते हैं, उनकी भी कर मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तों की पूर्ति करनी पड़ेगी। धारा 54 के अंतर्गत करदाता दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि से तुरंत पूर्व 1 वर्ष के भीतर या बाद के 2 वर्षों के भीतर रहने का मकान खरीद ले या 3 वर्ष के भीतर रहने का मकान बनवा ले। उस दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि को करदाता नई संपत्ति के अलावा एक से अधिक रहने के मकानों का स्वामी नहीं होना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा मकान उसके पास में पहले से नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल की राशि, यहाँ नेट कंसिडरेशन की बात कर दी, शुद्ध प्रतिफल की राशि नए मकान को खरीदने या बनवाने में अगर उपयोग करता है, पूरी की पूरी राशि शुद्ध प्रतिफल की, तो संपूर्ण कर मुक्ति मिलेगी। ये अपने ऐसे पूंजी लाभों की कर मुक्ति के संबंध में देख रहे हैं जो पूंजी लाभ रहने के मकानों के अतिरिक्त अन्य कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ हो और उससे करदाता रहने का मकान खरीदे या बनवाए। मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ के संबंध में मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड जोन घोषित किए गए हैं। उन क्षेत्रों में अगर करदाता अपना व्यापार स्थापित करता है या सेज एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर व्यापार स्थापित करता है तो ऐसे व्यापार के जो लाभ होंगे वो प्रथम 10 वर्षों तक पूर्णतया कर मुक्त होंगे। फिर उसके बाद में अगली प्लानिंग की समस्या के रूप में संपत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण। एक व्यष्टि करदाता को संपत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। खंडनीय हस्तांतरण का मतलब ऐसा हस्तांतरण है जिसको हस्तांतरणकर्ता चाहे तब रद्द कर सकता है, परंतु निम्नलिखित हस्तांतरणों पर यह नियम लागू नहीं होता। संपत्ति का हस्तांतरण जब किसी ऐसे ट्रस्ट के अंतर्गत किया गया हो जो प्राप्तकर्ता के जीवन काल में अखंडनीय हो, यानी जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया गया है उसके जीवन काल में उसको रिवोकेट नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में वो आय हस्तांतरणकर्ता की आय नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से यदि जिसको हस्तांतरण किया गया है उसके जीवन काल में हस्तांतरण अखंडनीय हो, परंतु निम्न स्थितियों में कोई भी हस्तांतरण खंडनीय माना जाएगा। हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था कर ले जिसके कारण संपत्ति की आय अथवा आय के किसी भाग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरणकर्ता अधिकार प्राप्त कर ले, तो वो संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण होगा। और अगर खंडनीय हस्तांतरण है तो संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता के आय में शामिल होती है। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ी हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट इसमें आता है जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति की आय। जीवन साथी को अगर कोई संपत्ति हस्तांतरित की जाती है तो वो हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल करेंगे।
परंतु निम्न दशाओं में नियम लागू नहीं होता। अगर हस्तांतरण उचित प्रतिफल के बदले में कर दे या हस्तांतरण पति पत्नी के अलग रहने के किसी समझौते के अंतर्गत हुआ हो, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से अवयस्क बच्चे की आय भी माता या पिता की आय में शामिल की जाती है, जिसकी अन्य आय अधिक होती हैं। ये सारी समस्याएं हैं, जिसमें एक दो समस्या और देख लेते हैं अपन। जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में, जीवन बीमा प्रीमियम की छूट केवल व्यष्टि, इंडिविजुअल और HUF को ही मिलती है। ये छूट तभी दी जाएगी जब प्रीमियम का भुगतान उसी वर्ष की कर योग्य आय में से किया जाए। ये शर्तें हैं जो नियोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जीवन बीमा प्रीमियम करदाता के स्वयं के जीवन के, उसके जीवन साथी या बच्चों के संबंध में हो सकता है। और फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है भविष्य निधि के संबंध में। भविष्य के निधि के संबंध में, कर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान अगर वेतन के 12% से अधिक है तो वो राशि कर योग्य होगी, अधिक वाली राशि। इसी तरह से प्रमाणित भविष्य निधि में जमा ब्याज एकत्रित राशि पर 9.5% की दर से ही कर मुक्त होता है। ये सारी बातें आपके सेकेंड ईयर वाली बुक में दे रखी हैं। वो सेकेंड ईयर वाली बुक भी साथ साथ में आप लोग एक बार पुनः उसका अध्ययन कर लें। और लास्ट में एक पॉइंट और लेते हैं, पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिए गए दान। पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए अगर दान दिए जाते हैं तो निम्न परिस्थितियों में कटौती नहीं दी जाती। जब दान नगद न देकर वस्तु के रूप में दिए जाएं तो छूट नहीं मिलेगी, यानी दान नगद दिया जाना चाहिए। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट इसका है, यदि करदाता स्वयं पुण्यार्थ कार्य पर खर्च करता है, अगर वो खुद खर्च करता है तो भी छूट नहीं मिलेगी। या जिस संस्था को पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए दान दिया गया है वो धारा 80G की कटौती के लिए अनुमोदित नहीं हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करदाता को कर नियोजन से संबंधित प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आप लोगों को प्लानिंग करनी है बीकॉम पार्ट सेकंड की इनकम टैक्स पढ़ने की, और ये टैक्सेशन वाली जो MCOM फाइनल की जो बुक है, इसको दोनों को आप लोग कंसल्ट करते रहें। अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन वो बीकॉम पार्ट सेकंड में और MCOM में लगभग बराबर है, तो आप उसको देख लें। थैंक यू।